हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो NCERT 10th क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 2 भारत में राष्ट्रीयवाद है वो हम अध्ययन कर रहे थे। तो जो पहली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह का प्रयोग है वो हमने डिस्कशन किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने अध्ययन किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कितने साल चला था प्रथम विश्व युद्ध? 4 साल चला था, 1914 से 1918। उसके बाद हमने देखा भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय कैसे होता है, कौन कौन से आंदोलन चलाए जाते हैं जब एक राष्ट्रीयवाद का उदय होता है। सबसे पहले हमने देखा महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। महात्मा गांधी भारत 1915 में वापिस आए। कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और 1916 में उन्होंने क्या किया? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा 2 काम किए गए थे, बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट्स हम कहेंगे। एक तो था बिहार चंपारण, जो बिहार है, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ उन्होंने जो बागान में जो है वहाँ उन्होंने जो बागानों के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जो वहाँ मजदूर थे, काम करते थे। और एक था खेड़ा गुजरात में, खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए उन्होंने जन आंदोलन चलाया, एक सत्याग्रह चलाया। 1917 के बाद उन्होंने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर थे, वहाँ उन्होंने एक आंदोलन चलाया। 1919 में आज हम डिस्कशन करेंगे रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्यों पारित किया गया? ये रोल्ट एक्ट कब से चला आ रहा है? 1919 में तो रोल्ट एक्ट पारित होता है, परंतु ये रोल्ट जो एक्ट था, ये जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 से, वहीं से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, परंतु ये पारित जो होता है 1919 में होता है। क्या कारण रहा कि रोल्ट एक्ट को लागू करने का, ये हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जो भी साथी हैं आज नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, तो इस चैनल को विजिट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। रोल्ट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। कि इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट जो है प्रस्तावित रोल्ट एक्ट किया गया था 1919 में, इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। भारतीय सदस्य के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ से कि इस कानून को इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी से पारित कर दिया था। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट है उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। वो क्या होगा? खिलाफत आंदोलन होगा। और इस कानून को जो रोल्ट एक्ट आता है 1919 को, ये किसके द्वारा पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा HSSC CAT एग्जाम के लिए। साथ साथ में एग्जाम बोर्ड वाले बच्चे हैं, ये भी ध्यान से जरूर पढ़े, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो रोल्ट एक्ट पारित है ये किस काउंसलिंग के द्वारा, ये कौन से है, किसके द्वारा पारित किया गया था? तो हमारा आंसर आएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी से पारित कर दिया। रोल्ट एक्ट के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। कि कितने साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है? 2 साल तक बिना कोई मुकदमा। कि इसमें है क्या था कि इस कानून में उसे कोई भी व्यक्ति है उसको बिना मुकदमे के उसको जेल के अंदर डाला जा सकता था। ये कौन सा कानून था? ये था हमारा रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। और ये
क्या है, बिना मुकदमे के 2 साल तक व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है, ये अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण, क्योंकि ये क्या था, अन्यायपूर्ण हो रहा था। अगर कोई भी व्यक्ति है उसको इनको लग रहा था कि इसको जेल में पकड़ा और सीधा जेल में डाल देते थे, तो ये क्या था, एक अन्यायपूर्ण कानून था। इसके खिलाफ एक अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। क्या थे, अहिंसक ढंग से क्या चाहते थे, एक नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इस 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू हुई थी। 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल शुरू की गई थी रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा पारित किया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के द्वारा। इस मुकदमे में व्यक्ति को कितने साल तक जेल में रखा जा सकता था, 2 साल तक कम। और ये क्या था, एक अन्यायपूर्ण कानून था। इसके खिलाफ एक क्या चलाया जा रहा था, एक अहिंसक अवज्ञा चाहते थे। देशव्यापी हड़ताल कब शुरू हुई थी रोल्ट एक्ट के विरुद्ध, तो 6 अप्रैल को हुई थी। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया था। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए थे। दुकानें बंद हो गई थी। इस व्यापक में जन उबार से चिंतित था। रेलवे एवं टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। गांधी जी जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उनको रोक दिया गया कि आप दिल्ली में अंदर ही नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो एक आंदोलन चलाना चाहते थे रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। 10 अप्रैल को इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। कौन सा लॉ था, एक मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, क्योंकि देशव्यापी हड़ताल शुरू हुई 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल शुरू की जाती है रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। रोल्ट एक्ट एक ऐसा मुकदमा चलाया, इसमें क्या था, बिना मुकदमा के व्यक्ति को जेल के अंदर रखा जा सकता था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HSSC CAT एग्जाम आगामी पेपर के लिए, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे आज के। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। कौन सा दिन था, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था, जो काफ़ी लोग सरकार के द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून कौन सा था, रोल्ट एक्ट। कैसे था, क्योंकि बिना मुकदमा के व्यक्ति को जेल के अंदर डाला जा सकता था। इसका विरोध किया जा रहा था, लोग इकट्ठे हुए थे। ये मैदान चारों तरफ से बंद था और शहर में बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इस इलाकों में कौन सा लागू कानून किया गया था, क्योंकि मार्शल लॉ कानून है वो लागू हो चुका था। मार्शल लॉ लागू हो चुका था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जनरल डायर था, वो हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने पर सारे रास्तों को बंद कर दिया। जैसे ही वो मैदान से बाहर निकला तो उन्होंने आदेश दिया कि आप सारे रास्ते हैं वो बंद कर दो। इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का, वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन जनरल डायर ने अंधाधुंध आदेश दिया अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का। लाखों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विषम्य का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। ये एक जनरल डायर की सोच थी। उस दिन उसने एक भारतीय लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। लाखों लोग हैं, सैकड़ों लोग मारे गए थे। वो इतिहास का दिन कौन सा था, 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों की जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव और गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देखते महात्मा गांधी ने वापिस ले लिया था। भले ही रोल्ट सत्याग्रह का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, भले ही रोल्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। कि 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल शुरू होती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद महात्मा गांधी चाहते हैं कि उनकी क्या एक सोच थी कि जनधार आंदोलन के लिए, एक बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए क्या है, सभी हिंदू और मुसलमान सभी धर्म एक लोग एकजुट होंगे तभी हम एक आंदोलन चला पाएंगे, नहीं तो एक आंदोलन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हर विभिन्न समूह का इसमें शामिल होगा तभी एक बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है। उन्हें लगता कि खिलाफत को मुद्दा उठाकर वो दोनों समुदाय के नज़दीक ला सकते हैं, तो इसी बात पर कौन सा एक आंदोलन चलाया जाता है, एक खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। खिलाफत आंदोलन चलाया जाएगा, उसमें हिंदू और मुसलमान है दोनों इकट्ठे होकर इस आंदोलन को शुरू करेंगे। पहला विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में किसकी हार हो चुकी थी? ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली और इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता कौन है? खलीफा। ये कहाँ के थे? ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा है वो कहाँ का था? एक इस्लामिक आध्यात्मिक उनके गुरु थे। ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी की जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? मार्च 1919 में बंबई में होता। खिलाफत समिति का गठन इंपॉर्टेंट किस रहेगा हमारा CAT एग्जाम के लिए और साथ में एग्जाम बोर्ड के लिए, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा खिलाफत समिति है इसका गठन कब हुआ था? मार्च 1919 में। मार्च 1919 में कौन सी जगह? बंबई में हुआ था। खलीफा कौन थे? तो इस्लामिक जो है उनके एक आध्यात्मिक गुरु थे। और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। दो भाई कौन थे? अली बंधु और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये खलीफा है ये आंदोलन शुरू करेंगे। तो 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक ऐसे आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। कौन सा है? 1920 में। कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में क्या है? सितंबर 1920 की बात है। इसमें ऐसे आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक ऐसे आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे होगी क्यों था? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, इंपॉर्टेंट किससे रहेगा कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने ये बात कही गई थी एक हिंद स्वराज पुस्तक में। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। भारत में जो ब्रिटिश शासन है, भारत में जो ब्रिटिश लोग आए थे वो किसके द्वारा आए थे? भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। भारतीयों ने सहयोग किया तभी ब्रिटिश आए, नहीं तो ब्रिटिश लोग भारत में शासन नहीं कर पाते थे। और ये भी शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, जो अभी भी है। जो भारतीय लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं, इसी कारण वो शासन कर रहे हैं। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापिस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा
और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में जिक्र किया था? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। असहयोग आंदोलन का विचार है। असहयोग आंदोलन का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन है किस तरीके से चलाया जाए। एक चरणबद्ध एक नियम है, एक इसका तौर तरीका होना चाहिए। इसको चलाने के लिए किस तरह क्या काम करना है, एक नियम पूर्वक काम के तहत एक नियति है, प्लानिंग के द्वारा इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनाया जा सकता है। ये महात्मा गांधी का सुझाव था। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पद जो है उपाधियां हैं, जो पदवी हैं, जो उपाधियां हैं वो लौटा दी गई। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये बात है, पहला ही इनका प्लानिंग थी कि जो भी है अंग्रेज़ों के द्वारा उपाधियां दी गई थी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को, सर छोटू राम को और बहुत से थे जो नेता थे, उनको ये उपाधियां दी गई थी। ये उपाधियां उन्होंने वापस लौटा दी थी। कौन से? जलियांवाला बाग हत्याकांड और होल्ट एक्ट के विरोध के कारण। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। असहयोग आंदोलन है यह 1920 की बात, परंतु 1920 में असहयोग आंदोलन भी चल रहा है और इसी के साथ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत करेंगे। ये बात भी उसी टाइम उन्होंने विचार किया था। 1930 में शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बात हम 1920 की कर रहे हैं। वहाँ भी एक प्लानिंग शुरू की गई थी, अगर सरकार दमनकारी का रास्ता अपनाती है तो हम एक और आंदोलन चलाएंगे, वो चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहते हैं और कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर संस्कृत थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। 1920 में इलेक्शन होने थे विधान परिषद के, तो वो बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। वह था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति ही नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन कार्यक्रम की स्वीकृति की मोहर लग पाई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ से सीईटी एग्ज़ाम के लिए, और कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम हो तो एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता। तो जो साथी इस हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग जो आंदोलन चलाया गया था 1920 में, ये कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारा जो असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। परंतु असहयोग आंदोलन है वो पारित कब हुआ था? कौन से अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा शहरों में आंदोलन। शहरों में जो आंदोलन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था कि रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। रोल्ट एक्ट क्या था? एक ऐसा कानून था जिसमें बिना मुकदमे के व्यक्तियों को 2 साल तक जेल में डाला जा सकता। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने एक विचार किया कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा होकर एक आंदोलन चलाएं। इससे पहले 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू होती है। 6 अप्रैल 1919
फिर 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 को क्या होती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन है शुरू होता है और फिर असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। शुरू नहीं, असहयोग आंदोलन 1920 में पारित होता है। कौन सा अधिवेशन है? नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। और जो खिलाफत असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? जनवरी 1921 में शुरू होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा शहरों में आंदोलन, ग्रामीण में आंदोलन, ये कैसे पहुंचा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करें। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।